वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। आज हम चैप्टर नंबर जो हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मेमोरी और थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे जो पहला पार्ट था वो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। आपने वहां से पहले वो वाला पार्ट देखना है, फिर आपने ये पार्ट देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुजम्मिल लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हम ह्यूमन और जो कंप्यूटर है उसका इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। तो उसका इंटरेक्शन देखने के लिए हमें ह्यूमन को भी समझना पड़ता है और मशीन को भी समझना पड़ता है। एक जो ह्यूमन है उसकी क्या कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस हैं, और इसी तरह एक जो मशीन है उसकी क्या कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें हम ह्यूमन की बात कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ह्यूमन की विजन, रीडिंग, उसके बाद उसकी हियरिंग और उसकी टच और उसकी मूवमेंट के ऊपर डिटेल से बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम थिंकिंग और जो मेमोरी है उसको डिटेल से पढ़ेंगे की थी। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें हम मेमोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो ह्यूमन होता है उसकी जो मेमोरी होती है जिसमें वो चीजों को स्टोर करता है। बेसिकली ये मेमोरी जो होती है 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 हम कहते हैं कि सेंसरी मेमोरी, नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और नंबर 3 हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब हमारे पास जब भी हमारे पास जो हमारी सेंसेस हैं वो किसी चीज को देख रही होती हैं या कोई सुन रही होती हैं, जब भी वो उस चीज पर अटेंशन देती हैं, उस चीज पर फोकस करते हैं, तो हमारे पास वो चीज हमारे किधर आ जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम उस चीज को रिहर्सल करते हैं तो उसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी चीज किधर आ जाती है, लॉन्ग टर्म में आ जाती है। इस सेंसरी मेमोरी की बात करें तो सेंसरी मेमोरी जो बेसिकली बफर होता है। बफर क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो भी चीज हम देखते जाते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम अगर रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो चीजें हमें सामने नजर आ रही होती हैं वो हमारे बफर में स्टोर होती जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सेंसरी मेमोरी है वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1 है हमारे पास आइकॉनिक, और नंबर 2 है इकोइक, उसके बाद नंबर 3 है हैप्टिक। जो हमारे पास आइकॉनिक मेमोरी है वो बेसिकली विजुअल मेमोरी है, ठीक है। ये आइकन से निकला है आइकॉनिक, ठीक है। जो हम विजुअली हमारे पास स्टिमुलाई कर रहे होते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं। उसके बाद ये इको से निकला है यूकिक मेमोरी, जिसमें हम चीजों को ओरल सुन रहे होते हैं, हेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हैप्टिक मेमोरी है उसमें चीजों को टैक्टल कर रहे होते हैं, बेसिकली टच कर रहे होते हैं, उनको फील कर रहे होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हमारे पास हम कहते हैं कि स्पार्कल, ट्रेल, ठीक है, या स्टीरियो साउंड, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मेमोरी होती है ये कंटिन्यूअसली ओवरराइड हो रही होती है, कि इसमें हम चीजें जो हो रही होती हैं वो ओवरराइड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एक गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं तो मुख्तलिफ चीजें हम देखते जा रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड होती जा रही है, ठीक है। अब जो सेकंड हमारी मेमोरी है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम क्या कहते हैं कि अटेंशन देते हैं सेंसरी मेमोरी में। फॉर एग्जांपल कोई हम जा रहे हैं और हमारे पास कोई ट्री आता है, हमें कहते हैं कि ये इतने साल पुराना ट्री है, तो उस चीज पे हम फोकस कर रहे होते हैं, तो वो जो ट्री होता है वो हमें याद रह जाता है। अब हमारे पास ये स्क्रैच पैड फॉर टेम्पोररी रिकॉल, ये हमारे पास टेम्परेरी होता है रिकॉल के लिए। अब वो जो हमारे पास ट्री हमें देखेंगे वो भी हमारे पास टेम्परेरी होगा। अब इसकी जो एक्सेस होगी वो बड़ी रैपिड है कि हम जल्दी जल्दी अपनी मेमोरी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। और इसका जो डिके है, एक्सेस करते हैं कि उसकी हमारे मेमोरी में वो चीज महफूज है और उसको हम कॉल कर रहे हैं। और डिके हम कहते हैं कि जब हम हमारी जो मेमोरी में वो चीज है और वो भूल जाते हैं हम, ठीक है, तो इसका वो डिके भी बड़ा रैपिड है, 200 ms, ठीक है, मिली सेकंड जिसे कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बड़ी लिमिटेड, हम बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर चीजों को याद कर रहे होते हैं। 7 to 2 चंक्स में हमारे पास
2 चंक्स से लेकर 7 चंक्स तक अगर हमारे पास डेटा हो, चंक्स कहते हैं डेटा के छोटे छोटे पार्ट्स, अगर वो हो तो हम उसको रिकॉल, उसकी जो हमारी कैपेसिटी होगी वो इतनी होगी। अब अगर एग्जांपल्स मैं दूं तो अब ये आप देखें एक बड़ा सा फिगर लिखा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप याद करेंगे। तो इसको आप जब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप इसको जल्दी थोड़ा याद कर लोगे। तो और ये जो चंक्स कैपेसिटी भी होती है ये भी तकरीबन 7 तक हम कह रहे हैं कि हमारे पास होती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की, जैसे HEC है, ATR है, ALU है, इस तरह से। अब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, LTM जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए रिपोजिटरी ऑफ ऑल नॉलेज है, कि हमारा जितना भी नॉलेज होता है उसी के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी अगर एक्सेस देखें तो स्लो है, क्योंकि हमें चीजें रिकॉल करनी पड़ती है या चीजें हमें रिमेम्बर करनी पड़ती है वहां से जो हमारी चीजें स्टोर होती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो एक्सेस है वो स्लो है, और इसी तरह इसका डिके जो है, चीजों को भूल भी हम बड़ी मुश्किल से रहे हैं, मतलब जो चीजें एक इवेंट है हमारे माइंड में आ गया है बड़ी मुश्किल से हमें भूलता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड भी कह सकते हैं और ह्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 है एपिसोडिक और नंबर 2 है सिमेंटिक। एपिसोडिक में हम क्या कहते हैं कि सीरियल मेमोरी ऑफ इवेंट्स, के हमारे पास जो डेटा मेमोरी में महफूज होता है वो इवेंट्स के में होता है, कि पहले एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, तो हमें वो चीजें याद रह रही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि सिमेंटिक में हमारे पास क्या है कि हमारे पास चीजें मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर है, कि मतलब एक चीज है उसके ऊपर एक उसका एक फैक्ट है, उसका कंसेप्ट है, या हमें कोई स्किल है, तो उसके लिहाज से वो चीजें स्टोर हो रही होती हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो सिमेंटिक एलटीएम है वो हम एपिसोडिक एलटीएम से ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। कैसे? कि हमारे पास जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं उनकी बेस पे हमारा कोई ना कोई कंसेप्ट बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा अगर इनको और व्यू करेंगे, हमारे पास जो सिमेंटिक मेमोरी स्ट्रक्चर है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन की, कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें उसको, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है उनके रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, और सपोर्ट इंटरफेस, और हमें थोड़ा सा इंटरफेस के साथ हमें समझने में मदद देता है। अच्छा, अब सिमेंटिक मेमोरी के लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो है सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क बेसिकली क्या है? इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, कि हमारे पास कुछ चाइल्ड नोड्स होती हैं जो कि पेरेंट नोड से क्या कर रही होती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही होती है। हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट, कि इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन के दरमियान रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो हमें देख रहा होता है। सपोर्ट इंटरफेस थ्रू इनहेरिटेंस, और जो हम जो सपोर्ट इंटरफेस दिखा रहे होती है वो इनहेरिटेंस के थ्रू दिखा रहे होते हैं। मजीद आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी। ये एक सिमेंटिक नेटवर्क है। अब ये किसका है? ये एनिमल के बारे में बता रहा है, ठीक है। कि हमारे पास एक पहले एनिमल, एक पेरेंट क्लास है, उससे हम एक और क्लास लेते हैं डॉग की, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी में हमारे पास चीजें स्टोर होती हैं कि ये जो डॉग है वो क्या है? इज अ एनिमल। उसके बाद हम कहते हैं कि डॉग बॉक्स हैज 4 लेग्स। इस तरह से हमारे पास चीजें महफूज होती हैं। और उसकी जो एक और टाइप्स होती हैं, हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल शीप डॉग है, तो हम कहते हैं शीप डॉग इज अ डॉग। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि शीप डॉग जो है वो एक एनिमल है, क्योंकि डॉग एनिमल है। तो इस तरह से चीजें हमारे पास महफूज होती हैं। अगर हम ये लेसी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, लेसी की बात करें तो लेसी बेसिकली एक इंस्टेंस है, एक कैरेक्टर है, फिल्म कैरेक्टर, जिसको जो कोली का एक बेसिकली कैरेक्टर है। और कोली क्या है? वो एक शीप डॉग है, और शीप डॉग बेसिकली डॉग है, और फिर डॉग एनिमल है। तो हमारे पास इस तरह से चीजें मेमोरी के अंदर महफूज रहती हैं। अब एक और मॉडल भी है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हमारे पास चीजें मेमोरी के अंदर सेव होती है, वो उसको हम कहते हैं फ्रेम। अब फ्रेम क्या है? बात कंसेप्ट ये है कि चीजें मेमोरी के अंदर फ्रेम्स की सूरत में सेव हो रही होती हैं। एक जो फ्रेम है वो बेसिकली क्या है? एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन 3 किस्म के लिहाज से है। नंबर 1 फिक्स्ड, नंबर 2 डिफॉल्ट, और नंबर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमारे पास
हमने कहा है कि फिक्स्ड ऐसी चीजें होंगी जो कभी चेंज नहीं होंगी, वो हमेशा फिक्स ही रहेंगी। जैसे डॉग है तो उसकी 4 लेग्स हमेशा फिक्स ही है। कुछ चीजें होंगी जो डिफॉल्ट होंगी। डिफॉल्ट में ये होगा कि वो अगर चेंज, पहली बात तो वो चेंज नहीं होंगी, अगर चेंज होंगी तो बहुत लंबे अरसे के बाद और मतलब रेयर चेंज होगी उसमें। और तीसरी नंबर चीज है वेरिएबल, जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होंगी। जैसे डॉग का साइज या कलर की अगर हम बात करें तो बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है, किसी डॉग का क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अगर डिफॉल्ट में हम देखें तो हमने कहा कि वो चीजें जो बड़ी मुश्किल से भूलते हैं, जैसे उसका साउंड है तो साउंड नॉर्मल एक जैसा ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो डाइट है उनकी कार्निवोर्स है, जो भी बड़ी मुश्किल से ही हर्बीवोर्स में चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कोली है, ठीक है, उसकी भी इसी तरह फिक्स्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल, ठीक है। फिक्स में वो चीजें होंगी कि वो डॉग है, ठीक है। टाइप में क्या होगी कि वो शीप डॉग है। अब इस तरह से वो चीजें जो उसकी कभी चेंज नहीं होगी। साइज उसका डिफॉल्ट है, अब बड़े अरसे के बाद उसका साइज जो होगा वो चेंज होगा, कोई ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, या उसका वेरिएबल कलर में हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कंसेप्ट होते हैं हमारे माइंड के अंदर, उन जिनको हम फ्रेम्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेम के बाद हम जो कंसेप्ट पढ़ने चाह रहे हैं कि स्क्रिप्ट, कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर चीजें महफूज हो रही थी वो स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में होती है। मॉडल ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट सिचुएशन, कि हम एक सिचुएशन को समझने के लिए जो हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में हम देख रहे होते हैं। स्क्रिप्ट्स हैड एलिमेंट दैट कैन बी इंटीमेटेड विद वैल्यूज फॉर सिंटैक्स, कि इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास होता है एंट्री कंडीशन, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, उसके बाद रोल्स होते हैं, ठीक है, सीन्स होते हैं और ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें एंट्री कंडीशन की, तो हमारे पास एंट्री कंडीशन ये हो सकता है, मैं पहले आपको एक सीन समझाता हूं कि हमारे पास एक, हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसने अपना जो वेट है, ठीक है, या उसको डॉग कह लें, तो वो क्या करना है, उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसका एग्जामिन करवाना है या उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो उसके लिए अब एंट्री कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, ठीक है। ये स्क्रिप्ट फॉर विजिट, ठीक है। हमारे पास जब डॉग होगा वो बीमार होगा, उसके बाद ये बेड ओपन के अंदर वो हमारे पास बेड, हम बेसिकली यहाँ पे होगा एंड ऑनर हैज मनी, और ऑनर के पास पैसे, तभी वो बीमार भी होगा डॉग, बेड भी ओपन होगा और उनके पास पैसे नहीं होंगे तब वो जाएगा वहां पे। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा कि वो चाहेगा कि मेरा डॉग बेटर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑनर प्रॉपर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद वेट रिचर, कि उसके बाद उनके पास जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स होंगे उनके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, इन रिजल्ट्स। अब हमारे पास प्रॉप्स क्या होंगी कि एग्जामिनेशन टेबल, ठीक है, कि जिसके ऊपर उसको एग्जामिन करेंगे, मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट जिन आलात के साथ उसके देखेंगे। उसके बाद रोल्स में क्या होगा, एक एग्जामिन्स कि जो एग्जामिन कर रहा होगा, ठीक है, वेट एग्जामिन। उसके बाद डायग्नोज करेंगे या वो ट्रीट करेंगे। उसके बाद ऑनर्स क्या करेंगे, डॉग को ब्रिंग करेगा हॉस्पिटल में, उसके बाद फीस पे करेगा और टेक डॉग आउट और डॉग को बाहर ले जाएगा। सीन्स क्या होंगे कि वो रिसेप्शन पे आएगा, उसके बाद वेटिंग रूम में वेट करेगा डॉक्टर का, उसके बाद जो बेड होगा उसको एग्जामिन कराएगा और उसके बाद बिल पे कर देगा, ठीक है। ट्रैक क्या होगा कि डॉग नीड मेडिसिन, डॉग नीड ऑपरेशन, तो उसके बाद जो भी डॉक्टर चीज कहेगा। तो इस तरह से हम चीजों को महफूज करते हैं अपने माइंड में स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में। उसके बाद प्रोडक्शन रूल की अगर बात करें हम, तो प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं कि हम इफ एंड देन की कंडीशंस लगा रहे होते हैं। रिपीटेशन ऑफ द प्रोसीजरल नॉलेज, कंडीशन और उसके बाद एक्शन, कोई ना कोई कंडीशन होगी और उसके बाद कोई ना कोई एक्शन होगा और रूल्स होंगे। उसके बाद इफ कंडीशन इज मैच देन यूज रूल टू डिटरमाइन एक्शन। जैसे हम कहते हैं कि इफ डॉग इज वैगिंग टेल देन पेट डॉग, इफ डॉग इज ग्रोलिंग देन रन अवे, ठीक है। तो ये हम कुछ ना कुछ रूल्स बना रहे होते हैं। अब हमारे पास
एलटीएम जो है उसकी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रिहर्सल होती है, रिहर्सल से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एसटीएम से जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उससे लॉन्ग टर्म में चली जाती है। उसके बाद टोटल टाइम हाइपोथेसिस, अमाउंट रिटेन्ड प्रोपोर्शनल टू रिहर्सल टाइम, कि हमारे पास उस पर टाइम कितना लगता है। टाइम, अब जितना टाइम आप रिहर्सल पे लगाएंगे उतने टाइम वो जो अमाउंट होगी वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो चीजें होंगी महफूज होंगी और ज्यादा देर के लिए महफूज होंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑप्टिमाइज्ड बाय स्प्रेडिंग लर्निंग ओवर टाइम, ठीक है, कि हमारे पास जब हम चीजों के ऊपर टाइम ज्यादा लगा रहे होते हैं उनको लर्न करने के लिए और टाइम टू टाइम लर्न कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो प्रैक्टिस होती है वो बेसिकली अफेक्ट कर रही होती है चीजों की एक्यूरेसी पे और वो हमारी चीजें माइंड में स्टोर होती जा रही होती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फैमिलियरिटी, कि अगर हम कोई चीज हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है, तो वो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। या उसके मीनिंग्स हमें पता है, जो उससे हम पहले से फेमिलियर हैं, उसे हम पहले से जानते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो होगी वो रिमेंबर करने में आसानी होगी। अब जब हमने यहाँ पे 4 चीजें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले था रिहर्सल, जिसमें हमने कहा कि वो चीजों को हम बार बार रिहर्सल करेंगे, उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद हमने कहा कि हाइपोथेसिस, उसके बारे में कोई ना कोई हमें हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक हमारे पास रिहर्सल टाइम जिसमें हमारे पास इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की बात की और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो चीजें होंगी वो अगर स्ट्रक्चर वे में होंगे, उनके मीनिंग्स हमें पता होंगे और हम उनसे फेमिलियर होंगे तो हमें क्या होगा, चीजों को याद करने में आसानी होगी। उसके बाद जैसे अब हमारे पास कोई भी चीज एलटीएम के अंदर स्टोर हो गई तो अब वो फॉरगेट कैसे होगी, उसकी फॉरगेटिंग क्या होती है। फॉरगेटिंग के बारे में हमारा कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट है हमारे पास है। फॉरगेटिंग को बेसिकली तो डिके कहते हैं कि हम चीजों को मेमोरी से निकाल दें, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ग्रेजुअली बट वेरी स्लो, हम कहते हैं कि चीजें हमें भूल जाती हैं लेकिन वो बड़ी आहिस्ता से भूलती हैं। अब इंटरफेस में हमारे पास क्या है कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन होती है वो ओल्ड को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। कि क्या होती है कि जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है वो ओल्ड को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि रिट्रो एक्टिव इंटरफेस, ठीक है। और एक होता है कि ओल्ड मे इंटरफेयर विद न्यू, इसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव है इनहैबिटेशन। इसके अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपने कोई भी एक मोबाइल नंबर, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास आपका अपना मोबाइल नंबर कोई है, आप उसे याद कर लें और कुछ अरसे के बाद आप एक नया मोबाइल नंबर ले लेते हो, उसका जो नंबर है वो चेंज कर लेते हो, तो आपको पुराना नंबर हो सकता है भूल जाए। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास रिट्रो एक्टिव की हम बात कर रहे हैं कि जब आप नया मोबाइल नंबर यूज कर रहे होगे तो आप पुराना भूल जाओगे। और बहुत टाइम ये भी हो सकता है अगर आप किसी को नंबर देने लगो तो आप पुराना नंबर दे जाओ, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि आपको जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो न्यू इंफॉर्मेशन को इन रेफर कर रही है। सो मे नॉट फॉरगेट ऑल मेमोरी इज सिलेक्टिव, के बाद औक़ात हम ये नहीं कह रहे होते कि हमारे पास सारी जो मेमोरी होती है वो फॉरगेट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अफेक्टेड बाय इमोशंस, किसी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ इमोशंस अटैच्ड होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो वो हमारे पास उसको हम फॉरगेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जो उसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते। अब रिट्रीवल की बात करें कि हमारे पास में एलटीएम के अंदर चीजें स्टोर भी हो गई और कुछ डिके भी हो गई, और उसकी अब रिट्रीवल क्या होगी जो हमारे पास चीजें मेमोरी के अंदर महफूज हैं। तो सबसे पहली चीज है रिकॉल। रिकॉल और रिकग्निशन का जो कंसेप्ट है आपने बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। रिकॉल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो चीज मेमोरी के अंदर महफूज है उसको हम कुछ क्यूज के जरिए, ठीक है, हम क्या करें, रिकॉल करें, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस फ्रॉम मेमोरी कैन असिस्टेड बाय क्यूज, ई.जी. कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल हमें कैटेगरी के लिहाज से या इमेजिनरी उनको चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें। रिकग्निशन जो है वो एक और कंसेप्ट है। रिकग्निशन क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन गिव्स नॉलेज दैट इट हैज बीन सीन बिफोर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको के पास एक दोस्त आया है, ठीक है,
वो आपका पुराना क्लास फेलो है और वो आपको किसी और एक आप क्लास फेलो के बारे में बताता है कि मैंने फलाना जो हमारा क्लास फेलो था ना उससे भी मैं मिला हूं और इस तरह से हमारी बातें हुई हैं, ठीक है, और वो आजकल ये काम कर रहा है। आप कहते हो कि यार मुझे तो वो याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये याद ना आना, बेसिकली आप उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिकॉल कर रहे हो कि अच्छा यार हमारे क्लास में वो फलाना बंदा था, तो मुझे ये वाला बंदा याद नहीं आ रहा कि कौन सा था, ठीक है। तो वो आपको फिर उसकी कोई वो क्यूज देता है कि यार आप यार वो फलानी जगह पे बैठता था, इधर बैठता था, तो आप फिर उसको फिर रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो याद नहीं आता। लेकिन फिर आपको क्या कहते हैं, अच्छा 1 मिनट रुको, मेरे पास उसकी पिक्चर है मोबाइल के अंदर, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ही वो आपको पिक्चर दिखाता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि अच्छा हाँ ये बंदा, ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये इसको मैं मिला था, या इस तरह से। तो हमारे पास बेसिकली जब आपके पास चीजों को आपने सीन बिफोर किया हुआ हो, देखा हुआ हो, तो वो चीजें आपके लिए फिर अगर आप उनको देखें तो वो आप उनको याद कर लेते हैं उस किस्म की चीज को, ठीक है। अब हमारे पास लेस कम्प्लेक्स देन रिकॉल, ये कम्प्लेक्स इतना नहीं है कि आपको, क्योंकि हमारे पास वो उधर तो क्यूज यूज हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई ना कोई चीज देख के हम उसको रिकॉग्नाइज करते हो और उसको फिर याद करने की कोशिश करते हो या रिट्राइव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये था हमारे पास मेमोरी का पार्ट। अब हम ने मेमोरी पढ़ ली है ह्यूमन की, अब हम देखते हैं कि जो एक ह्यूमन है वो थिंक कैसे करता है, उसकी थिंकिंग क्या है। थिंकिंग में हम 2 चीजें देखेंगे, पहली है रीजनिंग और दूसरी है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग के अंदर हम 3 रीजनिंग देखेंगे, डिडक्टिव, इंडक्टिव और अबडक्शन, ठीक है। इन चीजों को हम डिटेल से देखें। अब हम डिडक्टिव रीजनिंग में देखते हैं कि हमारे पास गिवन प्रीमिसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ लॉजिकल चीजें ड्राइव कर रहे होते हैं, या कुछ कंक्लूजन जो होते हैं वो बेसिकली ड्राइव कर रहे होते हैं। कुछ गिवन कंडीशंस के बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई ना किसी नतीजे पर पहुंच रहे होते हैं। जैसे हम मिसाल से आप समझेंगे कि इफ इट इज अ फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क। अगर हम कहते हैं कि अच्छा जी ये फ्राइडे है तो वो काम पर जाएगी, ठीक है। तो अगर आज फ्राइडे होगा, ठीक है, तो देयरफॉर शी विल गो टू वर्क, तो वो वर्क पर गई होगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि वो एक बंदा है वो जुम्मे वाले दिन जी काम पर जाता है, ठीक है, तो अगर आज जुम्मा है तो लाज़मी बात है वो काम पर गया होगा, ठीक है। हम ये कुछ अजम्पशंस की बेस पर, कुछ प्रीमिसेस की बेस पर कुछ ना कुछ चीजें कंक्लूड कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास लॉजिकल जो कंक्लूजन है नॉट नेसेसरीली ट्रू, और लेकिन वो लाजमी बात है कि वो ठीक हो, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज ड्राई, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो जो हमारे पास ग्राउंड है वो ड्राई है। तो अगर इट इज रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज ड्राई, अगर वो रेनिंग हो रही है तो हम क्या उससे ज़ूम कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास ग्राउंड होगा वो ड्राई ही होगा। तो लाजमी बात नहीं है कि वो ड्राई हो सकता है वो वेट हो जाए। अब डिडक्शन को अगर थोड़ा और तफसील से देखें हम, तो व्हेन ट्रूथ एंड लॉजिकल वैलिडिटी क्लैश, ठीक है, जैसे सम पीपल्स आर बेबीज, ठीक है, हम कहते हैं कि सम बेबीज क्राई, तो इंटरफेस में हमारे पास क्या हो रहा होगा, सम पीपल क्राई, तो ये गलत है। हम कह सकते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो बेबी है, मतलब छोटे बच्चे हैं, और हम कहते हैं कि छोटे बच्चे रोते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते आपके जो छोटे बच्चे हैं या जो लोग हैं वो रोते हैं। तो इससे लाजमी बात नहीं है ये करेक्ट हो, तो हम कहेंगे कि नहीं ये जी करेक्ट नहीं है। पीपल ब्रिंग वर्ड्स नॉलेज टू बियर, अब जो हमारे पास वर्ड नॉलेज होता है वो भी इसको बियर करना पड़ता है। अब हमारे पास वर्सन्स कार्ड्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल है हमारे पास, इफ अ कार्ड हैज अ वोवल ऑन वन साइड इट हैज द इवन नंबर ऑन द अदर साइड, इट इज ट्रू। हाउ मेनी कार्ड्स यू नीड टू टर्न over to find out and which card। अब अगर हम कहते हैं कि जो एक हमारे पास सारे कार्ड्स पड़े हैं, अगर किसी
कार्ड के एक साइड पे हमारे पास वॉवल है, उसकी दूसरी साइड पर इवन नंबर होगा। अब इस चीज को हमें फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है। या तो हम ई को देखेंगे, अगर वो वॉवल है तो उसकी दूसरी साइड पे क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर होगा, और अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो उसके दूसरी साइड पे क्या होगा, वॉवल है। तो इसमें हमें दो कार्ड्स जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इंडक्शन कर रहे होते हैं। कुछ जनरलाइज केसेस हमारे पास होते हैं और उनसे जो हमें चीजें सीन की हुई होती हैं उनसे हम अन की जो सीन केसेस हैं उनको ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ऑल एलिफेंट्स हैव, वी हैव सीन, हैव ट्रंक्स, कि जितने भी हाथी हमने देखे हुए हैं उनकी ट्रंक्स हैं। तो हम कहते हैं कि जो तमाम हाथी हैं, ऑल एलिफेंट्स हैं, वो ट्रंक रखते हैं। इसमें भी हमारे पास अनरिलायबल हो सकता है, कैन ओनली प्रूव वेदर फॉल्स और नॉट ट्रू। और इसको हमें जो प्रूव करना होता है, जब भी हम इसकी कंट्रोडिक्शन कह लें या उसको फॉल्स ही प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें अभी हमें कैसे फॉल्स इसको करना होगा कि या तो हम कोई ऐसा हाथी ले आए जिसकी ट्रंक ना हो, तो ये इसको हम क्या करेंगे कि ये रॉन्ग प्रूव होगा, नहीं तो ये ठीक ही रहेगा। ये बड़ा यूजफुल होता है। ठीक है, ह्यूमंस नॉट गुड एट यूजिंग नेगेटिव एविडेंस। जो ह्यूमन होते हैं वो नेगेटिव एविडेंस की बात को नहीं देख रहे होते, जैसे व्हाट्सएप कार्ड की तुमने एग्जांपल दी है। अब रीजनिंग में हमारे पास क्या है, अबडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या है कि हम इवेंट टू कॉज चलते हैं, कि कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा होता है तो उससे हमने क्या कर रहे होते हैं, किसी कॉज के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सैम ड्राइव्स फास्ट व्हेन ड्रंक। ठीक है, कि सैम ने अगर थोड़ी सी वो ड्रंक की हुई है, पी हुई है, तो उससे वो कार, उसके बाद क्या है, वो कार जो है वो ये ड्राइव जो है फास्ट करता है। तो अगर इफ वी सी सैम ड्राइविंग फास्ट, अगर हम देखते हैं कि वो सैम फास्ट ड्राइव कर रहा है तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने ड्रंक की है। ठीक है, उसके बाद अनरिलायबल। ठीक है, कैन लीड टू फॉल्स एक्सप्लेनेशन, कि इसमें हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन होती है वो फॉल्स होती है। जैसे ये हो सकता है वो जल्दी में हो इसलिए वो तेज गाड़ी चला रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है रीजनिंग के बाद वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास क्या आता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अनफेमिलियर टास्क यूजिंग नॉलेज, कि हम अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कोई अनफेमिलियर टास्क होते हैं उनके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके लिए अब हमारे पास सेवरल थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है वो गेस्टाल्ट। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है बोथ प्रिडिक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। वो कहता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो प्रोडक्टिव भी है और रिप्रोडक्टिव भी है। अब प्रोडक्टिव में क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्टिव ड्रॉ ऑन साइट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमारे पास प्रोडक्टिव में हम क्या करते हैं, इनसाइट और रिस्ट्रक्ट कर देते हैं प्रॉब्लम को, attractive but not enough to evidence, ठीक है, to explain the insight। ठीक है, कि हमें उस चीज को कि इनसाइट जाना पड़ता है उस प्रॉब्लम्स के, मूव अवे फ्रॉम द बिहेवियरिज्म एंड लीड्स टुवर्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज। ठीक है, हमारे पास ये इसलिए अट्रैक्टिव नहीं था कि इसको हमने बहुत जाके प्रॉब्लम के डिटेल में उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2 जो हमारे पास थ्योरी है वो है प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी। प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी में हम क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम थ्योरी इन्वॉल्व्स जनरेट स्टेट्स यूजिंग लीगल ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी चीज हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मुख्तलिफ स्टेट्स में आके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ह्यूरिस्टिक मे बी अप्लाइड टू सिलेक्ट ऑपरेटर्स, मीन्स एंड एनालिसिस। ऑपरेटर्स विद इन ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल एसटीएम लिमिट्स, applied to problem solving is well defined areas puzzled rather than knowledge intensive areas। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एनालॉजी की बात करते हैं। एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी मैपिंग नॉर्मल प्रॉब्लम्स इज न्यू डोमेन, यूज नॉलेज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर सिमिलर डोमेन। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम नई आई है तो उसको आप उस तरह से डील करो जो उसकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उसकी सिमिलर डोमेन से। एनालॉजी मैपिंग डिफिकल्ट इफ डोमेन्स आर सेमेंटिकली डिफरेंट। अब हमारे पास जो मैपिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है उसकी जो डोमेन हो वो डिफरेंट हो।
स्किल एक्वेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, स्किल एक्टिविटी characterized by chunking. A lot of information is chunked to optimize LTM. Conceptual rather than superficial grouping of problems, information is structured more effectively. कि हमारे पास जो हम चीजें सीख रहे होते हैं उनसे भी हम क्या कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो हम किसी एक चीज के बारे में स्किल हासिल कर रहे होते हैं तो उस स्किल को कंसेप्चुअल इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स जब हमको सॉल्व कर लेते हैं तो कोई एक नई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अपनी स्किल्स के साथ उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास एरर्स एंड मेंटल मॉडल्स की बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो डिफरेंट एरर करता है, ठीक है। उन एरर्स को हमने कंसीडर करना है जब हमने कोई अपना इंटरफेस डिजाइन करना है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो एरर है वो दो टाइप्स के हैं। पहले जो एरर है उसे हम कहते हैं स्लिप की अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास जो स्लिप है, हम कहते हैं कि हमारी जो राइट इंटेंशंस होती हैं बट हमारा जो फेल टू डू इट राइट, हमारी इंटेंशंस तो होती हैं कि हम एक काम ठीक करें लेकिन हम गलती से उसको गलत कर जाते हैं, ठीक है। कॉज पुअर फिजिकल स्किल और इन अटेंशंस, कि हमारे पास उस अटेंशन नहीं रहता तो उसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। मतलब उस चीज की हमें प्रॉपर नॉलेज होता है, हम उसको कर लेते हैं लेकिन लास्ट टाइम उसकी हमारी जो इंटेंशन होती है वो राइट होती है लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर वो काम कर पाते। चेंज एस्पेक्ट ऑफ स्किल्ड बिहेवियर कैन कॉज स्लिप। हमारे पास जो स्किल्ड बिहेवियर होता है वो इसको इस एस्पेक्ट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसके बाद मिस्टेक्स क्या होती हैं? मिस्टेक्स हमारे पास ये स्लिप से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? स्लिप में हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो राइट होती हैं, हमें पता होता है कि हमने ये काम ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो मिस्टेक होती है उसमें हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली रॉन्ग होती हैं, ठीक है। हमारे पास कॉज क्या होती है कि हमें उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है स्लिप के अंदर, लेकिन उसको हम गलत कर जाते हैं, लेकिन हम मिस्टेक में हमें अंडरस्टैंड उसको नहीं कर पाते। ह्यूमंस क्रिएट मेंटल मॉडल्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद इफ रॉन्ग डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल सिस्टम एरर कैन अकर। इमोशंस, हमने जब भी ह्यूमन की बात करनी है, हम ही जो इमोशंस हैं उनको कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो इमोशंस हैं वो किसी आदमी के वर्क करने का जो स्टाइल होता है उसको लाजमी वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। वेरियस थ्योरीज हाउ इमोशंस वर्क, जेम्स लैंग, emotions is our interpretations of the psychological response to stimuli. Cannon, emotions is a psychological response to stimuli. उसके बाद जो मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशंस हैं, इमोशंस क्लियरली इन्वॉल्व्स बोथ कॉग्निटिव एंड फिजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कॉग्निटिव कहते हैं कि एक जो ह्यूमन है वो एक चीज को कैसे अंडरस्टैंड करता है, नॉलेज को, और फिर नॉलेज को एक अक्वायर कैसे करता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है, और फिजिकल फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे देता है। अच्छा, द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड अफेक्ट, कि कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और उसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अफेक्ट कहेंगे। अफेक्ट इन्फ्लुएंस हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, हम एक किसी सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक होती है पॉजिटिव, कि हम पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी हमारे पास होती है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हम होते हैं कि हमने चीजों को सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम्स को। और नेगेटिविटी में हम क्या करते हैं कि हम नैरो थिंकिंग हमारी होती है, ठीक है। नेगेटिव अफेक्ट कैन मेक इट हार्डर टू डू इवन इजी टास्क, कि हमारे पास जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो इजी टास्क होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, हार्डर बन जाते हैं। और हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो हमारे पास जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं उनको भी हम क्या बना लेते हैं, इजी बना लेते हैं। इंप्लीकेशंस ऑफ द इंटरफेस डिजाइन, हमारे पास जो कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो इंटरफेस डिजाइन पर भी उसकी इम्प्लीकेशन होती है, वो उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रेस विल इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ठीक है। रिलैक्स्ड यूजर विल मोर फॉरगिविंग ऑफ द शॉर्टकमिंग इन डिजाइन। एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड रिवॉर्डिंग इंटरफेसेस विल इंक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट। जो हम कहते हैं कि जो हमारा जो इंटरफेस होता है किसी एप्लीकेशन का, अगर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, कि वो बेहतर बना हुआ है, बड़ा गुड लुकिंग है, तो वो जो यूजर है उसको बोर नहीं होने देता, उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको इंक्रीज करता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास जो यूजर्स होते हैं उनके जो डिफरेंट, हर जो एक यूजर होता है उसकी वो डिफरेंट होता है दूसरे यूजर से, ठीक है। उनकी मुख्तलिफ जो मेमोरी के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म की, उसमें हमारे पास सेक्स, फिजिक्स, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस और फटीग, उसके बाद चेंजिंग एज जब चेंज हो रही होती है तो हम इन चीजों में बताओ, हम जब छोटे होते हैं तो हमें कम चीजें याद रहती हैं, हम जब बड़े होते हैं तो हमें ज्यादा चीजें याद हो रही होती हैं, या हम जब बहुत बड़ी एज हो जाती है, हमारी ज्यादा एज हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, फिर चीजों को भूलने लग जाते हैं, ठीक है। जब हम बिल्कुल यंग होते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म जो होती है वो बड़े अच्छे तरह वर्क कर रही होती है, ठीक है। अफेक्ट आस्क योरसेल्फ विल डिजाइन डिसीजन एक्सक्लूड सिलेक्शन ऑफ द यूजर पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी and design of the interactive system. Some direct applications, for example, blue FOT is poor. Blue should not be used as an important detail. अब हमारे पास कुछ हमारी साइकोलॉजी को भी हमने देखना होता है जब हम सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, यूजर की साइकोलॉजी को, कि यूजर जो है उसको हमने समझना होता है बेसिकली। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लू कलर है उसकी एक्टिविटी कम है, पुअर है, तो हमने जब इंपॉर्टेंट डिटेल देनी होती है तो हम कभी भी उसके लिए ब्लू यूज नहीं करते, उसके लिए रेड या कोई ऐसा कलर यूज करते हैं जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंटिंग करने के लिए रेड कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। However, correct application generally requires understanding of the context in psychology and an understanding of particularly experimental conditions. A lot of knowledge has been listed in next chapter जो हम देखेंगे, वो इन जो पीछे हमने चैप्टर पढ़ेंगे इसका जो मतलब कंसेप्ट यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसका दिया है, और उसका जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होगी वो आगे के चैप्टर्स में हम कवर करेंगे, जैसे कि चैप्टर 7 और चैप्टर 12 में हम कॉग्निटिव मॉडल्स देखेंगे कि ह्यूमन जो है वो कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करता है और उनको नॉलेज को कैसे यूज करता है, या चैप्टर 9 के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल एवोल्यूशन टेक्निक देखेंगे। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो सारी आने वाली वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप ये HCI जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। जो वीडियोस हैं, जो पिछली वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, उसके बाद ही आपने वीडियो देखनी है और मेरे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।